तो स्वागत है आप सभी का चेतव्य क्लासेस में। मैं बहुत बढ़िया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी बहुत ही अच्छे होंगे। तो हम लोग पढ़ रहे थे प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में, कुछ पढ़ रहे थे जिसमें हमने सिंधु सभ्यता के बारे में, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा इत्यादि से कुछ प्राप्त स्थल, कुछ प्राप्त वस्तुएं के बारे में हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। जिसमें हम देखते हैं कि लोथल से हमें मिलता है गोदी यानी कि बंदरगाह का साक्ष्य मिलता है, लिपस्टिक का साक्ष्य मिलता है, फिर स्नानागार मिलता है, जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिलते हैं। इन सभी बातों को हमने रखा था। आज हम आगे बढ़ेंगे, क्लास में जानेंगे कि उस समय के नगर नियोजन कैसे बसे हुए थे, कैसे यहाँ के समाज में सड़कें का निर्माण हुआ। हम देखते हैं कि बहुत ही सुव्यवस्थित तरीक़ों से सड़कों का निर्माण होता है, नालियों का निर्माण देखते हैं, कृषि देखते हैं किस प्रकार से कृषि की जाती है, ईंट का साक्ष्य मिलता है और एक बहुत बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो से स्नानागार के भी साक्ष्य में मिलती है। इन सभी के विषय में चर्चा करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आती है तो आप लोग ज़रूर कोशिश करें कि लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने की ज़रूर कोशिश करें, ताकि हम भी, और कमेंट तो ज़रूर करें। आपके कमेंट और लाइक से ही हमें एक ऊर्जा मिलती है। अगर आप कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं तो हमें लगता है कि जो हम बना रहे हैं आप लोगों को समझा पा रहे हैं। अगर ऐसा नहीं आता है तो फिर हमें लगता है कि कुछ चेंजिंग करने की ज़रूरत है। लेकिन अगर आप लोग कमेंट में ये चीज़ बताएं कि हाँ क्या चेंजिंग, क्या पढ़ना है, तो ये और क्या कंटेंट में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो ये सुधारने में हमें ज़्यादा मदद होगी। तो थोड़ा सा हम जानते हैं नगर नियोजन के बारे में। नगर नियोजन में ज़्यादातर हम सड़क निर्माण के बारे में देखते हैं। उस समय में के जो सड़क निर्माण होते थे, एक मिनट ज़रा मार्कर ले लेता हूँ। हाँ, माफ़ कीजिएगा। तो सड़क के बारे में बात कर रहे थे। तो सड़क निर्माण जो होता था, सड़क ज़्यादातर हम देखते हैं कि एक जो नगर का बसा हुआ दिखता है, एक सोची समझी विचार के अनुसार नगर को बसाया हुआ देखते हैं। जैसे कि हम आज के देखते हैं कि दिल्ली, ल्यूटियंस दिल्ली, यहाँ पे एक बताया गया ल्यूटियंस द्वारा, एडविन ल्यूटियंस द्वारा इस दिल्ली को एक बहुत ही सुदृढ़ तरीके से बसाया गया था। उसी तरीके से हम देखते हैं सिंधु सभ्यता में कई नगरों को बहुत ही सुदृढ़ तरीके से सोचे समझे, व्यवस्थित सुव्यवस्थित तरीके से बसाया गया था। इसीलिए यहाँ पे सड़कों का ज़्यादातर जो निर्माण हमें दिखता है, सड़क ज़्यादातर समकोण पर काटती थी। अब समकोण कहता है 90 डिग्री पे, जैसे कि इधर घर बसा हुआ है, ये ऐसे आया, यहाँ देखिए 90 डिग्री पे सड़कें कटी हुई होती थी, फिर ये इधर गई, फिर ये सड़क इधर से आई, और ज़्यादातर देखिए इस तरीके की, और दरवाजे उल्टे साइड ज़्यादातर देखने को मिलता है। तो ये सड़क हमें देखने को मिलती है, सड़कें समकोण पर काटी गई थी, एक लाइन से घर बसा हुआ हमें मिलता है। इसी संदर्भ में हम देखते हैं कि उस समय में जो सबसे ज़्यादा चौड़ी सड़क देखा गया है, सबसे ज़्यादा चौड़ी सड़क मोहनजोदड़ो में देखा गया है कि मोहनजोदड़ो सड़क लगभग 9 मीटर से भी ज़्यादा चौड़ा, बाकी के 2-3 मीटर चौड़े सड़क का प्रमाण मिला है। इसी संदर्भ में हम देखते हैं नालियों का निर्माण भी देखते हैं। नालियों का सिंधु सभ्यता में नालियों का भी निर्माण एक बहुत ही अच्छे तरीके से किया गया था। घर के नाली, किचन, बाथरूम के सभी के नाली एक कुएं द्वारा जुड़े होते थे। फिर वो कुएं पे, जैसे ये सड़क है, घर में अपना यहाँ से बना दिया, किचन उचन सारा का पानी यहाँ जाता था। फिर इसका जो है नाली व्यवस्था इस तरीके से सड़क से, मेन रास्ते से जुड़ा हुआ था। फिर ये आके यहाँ से, और ये सड़क से नहीं जाता, ये साइड में नाली बना होता था, ये रखिए, और इस साइड वैसे करके बना होता था। इधर भी बना, ये सड़क हो गया, इधर पतला सा नाली हो गया। अपने घर के सारे नाली इस रास्ते से जुड़े थे। फिर ये मुख्य रास्ते से होते हुए नदियों में ले जाके गिरा दिया जाता, डंप कर दिया जाता था। तुम देखते हैं कि कितने सुव्यवस्थित तरीके से नालियों का निर्माण, और ख़ास करके नाली में आपको ये भी चीज़ देखने को मिलता है, नाली जो है ऊपर से ढका होता था, खुला नाली का व्यवस्था नहीं था। नाली ज़्यादातर ज़्यादा ढके हुए नालियों का साक्ष्य मिलता है। और कई जगहों से हम ये भी देखते हैं कि सिंधु सभ्यता में घर का जो दरवाज़ा था
रोड के तरफ नहीं खुलता था, रोड के विपरीत साइड खोलने का परंपरा देखते हैं कि दूसरे साइड खोला जाता था, ताकि यहाँ कई तरह ये भी सोच रहा था कि धूल ऊल घर में, जैसे कि दरवाजा रहता है खुला रहेगा तो गाड़ी जाएगा तो धूल ऊल उड़ के जाएगा, तो हालांकि उस समय गाड़ियों का व्यवस्था नहीं था, लेकिन ये इस चीज़ का प्रमाण हमें मिलता है। फिर देखते हैं सिंधु सभ्यता में ज़्यादातर लोग कृषियों पे कैसे आश्रित होते थे, कृषि पे ज़्यादा निवास करते थे, लेकिन उस समय भी ज़्यादातर चावल के साग से वो लोग परिचित नहीं थे और तलवार से भी अपरिचित थे, लोहे के से अपरिचित थे, जबकि तांबे से वो पूरी तरीके से परिचित हो चुके थे। जिसके अनुसार तांबे की हमें कुल्हड़ी अतिरमकम से हमें देखने को मिलता है, जो हमने सबसे फर्स्ट क्लास में शायद हमने बताया था। तो आइए हम अब इन सभी विवरणों को एक नोट द्वारा जारी लिख देते हैं, ताकि आप लोग ज़्यादा अच्छे तरीके से इस चीज़ को समझ सकें। तो अब सारा लिख दिए हैं, तो ये सभी आप लोग ज़रूर नोट करिए। अब यहाँ से देखते जाते हैं कि एक बार अभी तो जस्ट जो हमने आपको लोग को बात बताया कि स्नानागार अन्नागार मिला है, स्नानागार मिला है मोहनजोदड़ो से देखते हैं कि अन्नागार मिला है। फिर हम देखते हैं कि सड़कों का निर्माण जैसे जैसे भी पड़ा है, तो आप यहाँ देख सकते हैं हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो से जब खुदाई किया गया, वहाँ से 2 टीलों मिले हैं, पूर्वी और पश्चिमी 2 टीले मिले हैं। अब ज़्यादातर कहा जाता है, देखा गया है, पूर्वी टीलों पर नगर था तथा पश्चिमी टीलों पर दुर्ग। अब दुर्ग क्या था? दुर्ग पर शासक वर्ग रहते थे, जहाँ उसका राज दरबार बड़े ठाट बाट से रहते थे। ये देखा गया कि जहाँ दुर्ग था वहीं से ऊंचाई जगह पे दुर्ग का निर्माण किया जाता था। नगर दुर्ग से बाहर होकर के नगर का भी घेरा किया जाता और निचले स्तर पर कई छोटे छोटे शहर भी बसाए गए थे, गांव बसाए जाते थे। जो छोटे जाति के रहते होंगे उस समय, उसको बाहर बसाया जाता था। दुर्ग पे ज़्यादातर शासक वर्ग रहते थे। अब सड़क व्यवस्था में देखते हैं। सड़क व्यवस्था में प्रमुख व्यवस्था ये थी कि ये सड़क एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती थी। यहाँ बना हुआ है जैसे कि 90 डिग्री, ये जैसे कि सड़क है 90 डिग्री पे काटा, सीधा जाके खड़ा हो गया। आप जानते हैं 90 डिग्री, जब कोई एंगल 90 डिग्री पे काटता है समकोण उसको बोलते हैं। तो ये सड़क यहाँ से 90 डिग्री पे एक दूसरे को काटती थी। और यही नहीं, ये सड़क इधर चल जाता था, अगर आप इधर देखें तो इधर भी चल जाता था ये सड़क। उसके बाद ऑक्सफोर्ड सर्कस नाम दिया गया इस सड़क को। ये जो 90 डिग्री पे खोदने के होने के कारण इस पद्धति के सड़क को ऑक्सफोर्ड सर्कस के नाम दिया गया। सड़कें ज़्यादातर मिट्टी का बना होता था। ये देखा गया कि जो सड़क जो होता था मिट्टी का बना होता था। अब वहीं पे देखते हैं जल निकास प्रणाली। जल निकास प्रणाली ज़्यादातर घरों एवं कुएं के स्नानागार में हम देखते अच्छे तरीके से देखते हैं कि घर में लोग कुआं का स्नानागार का निर्माण करता था। घर और कमरे में जो रूम होता था, रूम में छोटे छोटे जो कमरे, वहाँ का पानी का व्यवस्था, फिर रसोई घर में जो पानी होता था यूज़ जो होता था, बाथरूम शौचालय में जो यूज होता था, इन सब पानियों को इकट्ठे करके एक छोटे से नाली के सहारे रास्ते के नाली के द्वारा जोड़ दिया जाता था, मुख्य सड़कों के द्वारा। जैसे हम देखते हैं कि यहाँ पे जैसे घर है, घर में पूरा स्नानागार अपना अलग अलग रूम होगा, यहाँ से एक छोटा सा नाली लेकर के मुख्य सड़क जो होता था, मुख्य सड़क पे ऐसे नाली बना हुआ होता था। ये चीज़ देखने को और भी मिला है, जो मुख्य सड़क की नालियाँ थी वो जब पक्की सड़क देखने को मिलता, पक्की नाली, सड़क नहीं पक्की नाली, और ये नाली पत्थरों के बड़े बड़े टुकड़े से ढके होते थे, खुला नहीं छोड़ा जाता था। देखिए कितना अच्छा से सुव्यवस्थित तरीके से रखा बनाया गया कि इसको खुला भी नहीं छोड़ा जाता था। खुला रहेगा तो गिर जाएगा, आजकल का नाली के जैसे गया धांस में गिर जाता है। तो ये व्यवस्था हमें बहुत एक अच्छी तरीके से हमें देखने को मिल जाता है। उसके बाद स्नानागार देखते हैं। स्नानागार कई सारी जगहों पर स्नानागार मिला है, लेकिन सबसे बड़ा साक्ष्य जो स्नानागार का मिला हमें मोहनजोदड़ो में एक बहुत ही बड़े स्नानागार का साक्ष्य मिला है, जो 11.समथिंग मीटर 11.88 मीटर लंबा, 7.1 मीटर चौड़ा और 2.44 मीटर गहरा होता था। अब ये स्नानागार में इतना लंबा होता था तो ऊपर तो नहीं कूदेगा। इसमें जाने के लिए ज़्यादातर देखा गया कि उत्तरी और दक्षिण साइड से सीढ़ियों का निर्माण किया गया। जैसे ये देख लीजिए स्नानागार है, स्नानागार में एकदम राजकुमारी आएगी, पानी में जाएगी,
राजकुमारी शासक वर्ग में, तो ये सभी स्नानागार का निर्माण किया गया था। और उसमें उतरने के लिए सीढ़ियों का निर्माण देखते हैं कि स्नानागार में घुसने के लिए सीढ़ी लगाया गया, उतरने के लिए, बाहर निकलने के लिए सीढ़ी। आजकल का स्विमिंग पूल में भी देखते हैं कैसे सीढ़ी में लगा रहता है। और उसके बाद अन्नागार, अन्नागार से ये जाहिर हो जाता है कि उस समय भी आपदा जरूर आता होगा। आपदा के समय तो खेती नहीं हो पाता होगा, अन्न जान माल की बहुत ज़्यादा हानि होता होगा। इस चीज़ से बचने के लिए या भोजन को कीड़े मकोड़े से बचाने के लिए एक बहुत बड़ा गोदाम, जैसे कि आजकल गोदाम का निर्माण किया जाता है कि ज़्यादातर देखते हैं कि अपना सामान को गोदाम में रख देते हैं, दाम बढ़ता है फिर बेच देते हैं। और विपरीत परिस्थिति में आपदा के समय में भी ये अन्नागार बहुत काम आता था। अभी जो आता है उसमें भी आता था। तो मोहनजोदड़ो से हमें बहुत ही बड़ा अन्नागार का साक्ष्य मिलता है, जो 45.72 मीटर लंबा और 22.86 मीटर चौड़ा मिला है। और कई जगह पे कोठरी कोठार जो बोलते हैं, कोठरी का निर्माण भी आप लोग जानते होंगे। कोठरी जो गांव घर में हमारी दादी लोग बनाते थे, लकड़ी का गोल गोल करके उसमें मिट्टी पोतती थी। पोतना जानते हैं ना, चिपका देते मिट्टी से ऐसे करके लगा जैसे आज हम सीमेंट बालू ऐसे करके लगाते हैं दीवार में, वही कोठरी को ऐसे करके गोल बनाता था जी। इस चारों तरफ मिट्टी से कोट रहता है, इधर एक छेद रहता है बाहर निकालने के लिए अनाज को, और ऊपर एक छेद दे देते हैं जिससे अनाज को अंदर रखा जाता है, और जब जरूरत पड़ता है इस छेद से निकाल लेते हैं। तो इस तरीके का कोठरी हमें कई सारे 10-12 कोठरी हमें हड़प्पा में दिखता है। इसका भी आप नोट कर लें। उम्मीद है आप लोगों को ये सब समझ में आ रहा है। तो आगे हम इसमें और आगे भी देखते हैं। चलिए आज का क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। अब आगे हम अगला दिन जो क्लास करेंगे राजनीतिक संगठन एवं उसके स्वरूप के बारे में पढ़ेंगे कि किस प्रकार, इसके बारे में थोड़ा समरी दे देते हैं आप लोग, ताकि आप लोग रिलेट कर सकें और थोड़ा सा कोशिश करें कि खुद से भी पहले से पढ़ के आए। तो राजनीतिक हम यहाँ पे देखेंगे कि किस तरह का यहाँ का सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, कृषि, किस तरीके से यहाँ पे लोग अपने जीवन को बिताते थे। सामाजिक तौर पे देखते थे यहाँ का समाज किस तरह का था। ज़्यादातर बेसिकली तो हमें शासक वर्ग का प्रमाण यहाँ पे नहीं मिला कि कोई शासन करता हो, लेकिन दुर्ग को देख के लगता है कि यहाँ पे कोई तो शासक रहा होगा ज़्यादातर। और इसमें भी देखा गया कि व्यापारी वर्ग को ज़्यादा शासन, जो व्यापार करते थे उसको ज़्यादा शासन उनके द्वारा किया जाता था। आर्थिक तौर पे भी देखते हैं हम लोग कि यहाँ पे कैसे कृषि, आर्थिक की स्थिति के लिए कृषि जो था बहुत ही जरूरी का था, कृषि पे आधारित था। यहाँ का जो पूरा अर्थव्यवस्था कृषि पे आधारित था, सब किसान कृषि पे आधारित थे। और उद्योग जो देखते हैं हम, विदेशी व्यापार यानी कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी हमें देखने को मिलता है, कैसे यहाँ से एक देश से दूसरे देश में व्यापार किया जाता था। समुद्र के सहारे भी व्यापार का साक्ष्य हमें दिखता है। चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोग यहाँ से अब आगे पढ़ के आएंगे थोड़ा सा। और एक बात, यह धार्मिक के बारे में कुछ बता दें। धार्मिक का साक्ष्य नहीं मिला, कोई भी मंदिर का प्रमाण नहीं दिखता है। सेम इसी तरीके से मेसोपोटामिया और ईरान में भी किसी भी मंदिर का प्रमाण नहीं मिला है। लेकिन ऐसा नहीं कि सांप भी पूजा पाठ नहीं होता, लेकिन हम यहाँ देखते हैं कि पिछली कक्षा में पढ़े थे कि कैसे मातृ देवी का पूजा किया जाता था। मातृ दिखाया गया था ना कि पृथ्वी के गर्भ से निकलता हुआ एक पेड़ को दिखाया गया है। तो यहाँ का समाज मातृसत्तात्मक था। ये भी हम देखें कि जो महिलाओं था उनका बहुत ही ज़्यादा सम्मान दिया जाता था। तो उम्मीद है आप लोगों को आज का क्लास अच्छा लगा है। जितना हो सके क्लास को शेयर करने की कोशिश करें।